हेलो फ्रेंड्स, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है वो डिस्कस करेंगे। अरब तुर्क अफगान अटैक की बात करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम गजनवी गोरी जैसे जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि किस प्रकार भारत में गुलाम वंश की स्थापना होती है। तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। भारत पर लगातार विदेशी जो आक्रमणकारी हैं उन्होंने अटैक किए हैं। इन अटैक हैं इनका भारतीयों द्वारा वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया गया, संघर्ष भी किया गया। हम देखते हैं कि सबसे पहले भारत पे किसके द्वारा अटैक होता है? अरबों द्वारा अटैक होता है। अमर खलीफा के टाइम पीरियड पर 636 ईस्वी में कौन से स्थान पर समुद्री आक्रमण था? ठाणे नामक स्थान पर हुआ था। और ये जो अटैक था ठाणे पर, इसकी जानकारी हमें मिलती है फुतुह अल बुदान नामक जो पुस्तक है उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। और ये जो अटैक था वो असफल रहा था, विफल रहा था। किसके टाइम पर हुआ था? अमर खलीफा के टाइम पर हुआ था। 636 में ईस्वी में हुआ था। अरबों ने किया था। समुद्री आक्रमण था। ठाणे नामक स्थान पर हुआ था। जानकारी हमें फुतुह उल बुदान नामक पुस्तक से मिलती है। अरबों का जो ये अभियान था वो कैसा रहा था? विफल रहा था। इसके बाद में अरबों ने बड़वास, भड़ोच और सिंध के डेबाल नामक जो बंदरगाह है उन पर अटैक किए और ये अटैक है वो भी असफल रहे थे। इनकी जानकारी हमें चच नामा जो पुस्तक है उससे मिलती है। और इस पुस्तक में ये बताया गया है कि जो डेबाल के संघर्ष है उसमें एक अरब सेनानायक था मुदायरा, वो पराजित हुआ था और मारा गया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का अटैक। मोहम्मद बिन कासिम है उसने अटैक किया था 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम और जो सिंध का राजा था दाहिर, इनके मध्य भयानक संघर्ष हुआ था। और इसकी जानकारी हमें जो चचनामा जो पुस्तक है इसी से हमें मिलती है, जिसमें यह बताया कि जो काफिर थे, गैर मुस्लिम थे, उन्होंने अरबों को चारों ओर से जकड़ लिया था। और जिस बहादुरी और दृढ़ता से वे लड़े थे उसके सामने इस्लाम की पूरी फौज है वो घबरा गई थी, तार तार हो गई थी। सहयोग वंश है ना, इसी में बीच एक तीर है वो दाहिर के ऊपर लगता है और दाहिर की क्या हो जाती है, इसमें मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो बाद में इस दाहिर की मृत्यु के बाद में नेतृत्व है वो इसका पुत्र राजकुमार जयसिया और जो इसकी रानी होती है साम्राज्य रानी बाई, वो इस किले की रक्षा के लिए वो डटे रहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के बाद में आता है मोहम्मद गजनवी का अटैक। मोहम्मद गजनवी ने भी अटैक किया था, लेकिन इसके टाइम पर कश्मीर का जो शासक जयपाल था और आनंदपाल, उन्होंने कड़ा संघर्ष किया था। गजनवी के बाद में हम देखते हैं गौरी का अटैक। गौरी के अटैक के टाइम पर पृथ्वीराज चौहान है उसने कई बार गौरी को पराजित किया था। हम देखते हैं कि 1191 में जो तराइन का फर्स्ट युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी है वो पराजित हुआ था। लेकिन 1192 के जो दूसरा युद्ध होता है तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान है वो पराजित हो जाते हैं। और इस जो मोहम्मद गौरी है उसने भारत में काफ़ी लूटपाट की थी। कालांतर में इन्हीं परिस्थितियों के बीच 1206 ईस्वी में भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत हो जाती है। और इसके उपरांत भी अब अगर हम देखें तो भारतीयों द्वारा लगातार विदेशी जो शक्तियाँ थीं उनके विरुद्ध संघर्ष किया गया। और ये संघर्ष है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहता है, कंटिन्यू। भारतीयों ने प्रतिकार और संघर्ष है उनको अनवरत है वो जारी रखा था। अब देखते हैं टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत का 1206 से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में पहले हम पढ़ेंगे यामिनी, इल्बरी या गुलाम वंश के बारे में। यामिनी, इल्बरी या गुलाम वंश है, इसकी स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? इस वंश की स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे लाख बख्श, हातिम सेकंड या फिर कुरान खां कहा जाता है। कुरान खां क्योंकि ये कुरान की आयतें गाता था। इसके टाइम पर राजधानी थी वो लाहौर नामक स्थान थी। और इसके दरबार में एक व्यक्ति था हसन निजामी, उसको संरक्षण मिला हुआ था। इसका स्थापत्य कला में योगदान देखें तो इसने कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है इसके द्वारा बनाई गई, यानी कि जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कार्य इसके द्वारा शुरू करवाया गया, जिसे कालांतर में इल्तुतमिश नामक जो शासक था उसने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार है वो एक सूफी संत है कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, इनकी स्मृति में इसको निर्माण कार्य है वो करवाया गया है। और इसकी जानकारी हमें समकालीन जो इस्लामिक साहित्य है उसमें भी इसकी जानकारी देखने को मिलती है। सन 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, चौगान पोलो जिससे भी कहा जाता है, खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में शासक कौन बनता है? इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1210 से 1236। ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसी का दामाद और उत्तराधिकारी था। और जो इल्तुतमिश है इसे मुस्लिम जो साम्राज्य है इसका वास्तविक संगठन करता है वो भी कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक है वो भी कहा जाता है। इसने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी। 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर को जीता था।
1223 ईस्वी में इसने सुल्तान के मालवा पर अटैक किया था और भिल्ला दुर्ग है उसको जीत लिया था। इल्तुतमिश है उसने ग्वालियर और जालोर है वहाँ पर भी अटैक किए हैं, उन पर भी अधिकार किए हैं। ख्वारिज़म शाह है और इसकी अगर हम राजनीतिक दूरदर्शिता की बात की जाए तो इसने जो ख्वारिज़म शाह का पुत्र था मकबरनी, उसकी सहायता नहीं की थी और उसकी सहायता नहीं करके इसने उस समय जो मंगोल अटैक हो रहे थे चंगेज़ खां उससे दुश्मनी मोल नहीं ली और अपनी जो नव स्थापित साम्राज्य है उसकी सुरक्षा कर ली। यानी कि ख्वारिज़म शाह के पुत्र मकबरनी ने इससे सहायता मांगी थी इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश से इसने सहायता नहीं की और जो चंगेज़ खां है उससे दुश्मनी मोल नहीं ली। अगर दुश्मनी मोल लेता इसकी सहायता करता तो जो चंगेज़ खां है वो इसके सुशासन टाइम पे अटैक कर देता। तो इस प्रकार इसने मुगल जो मंगोल अटैक है उससे भी अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। इसके बाद में शासक आती है वो रजिया सुल्तान आती है। इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश इनके जो एक पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, उसकी हत्या के बाद में इल्तुतमिश ने रजिया है वो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान है वो शासिका बनती है। ये जो शासिका बनी थी ये जनता के सहयोग से बनी थी। इसके जो वहाँ के तुर्क अमीर थे वो उन्होंने इसका विरोध किया था क्योंकि परंपरावादी और कट्टरपंथी तुर्क अमीर नहीं चाहते थे कि कोई भी जो महिला है वो शासन करे। इल्तुतमिश है उसके द्वारा भी रजिया को उत्तराधिकारी है वो चुना गया था। रजिया है उसने जो महिलाओं की जो थी पर्दा प्रथा उसका त्याग कर दिया था और पुरुषों के समान ही उसने वस्त्र धारण किए थे। कुब्बा और कुल्ला पहनकर वो दरबार में आती थी। उसके टाइम पीरियड में जो गैर मुस्लिम थे उनको भी उच्च पद है वो प्रदान किए गए थे, जैसे कि मलिक जमालुद्दीन याकूत इसके टाइम पर अमीर आखुर नियुक्त हुआ था। याकूत है उसकी मृत्यु हो जाती है सरहिंद, वो एक विद्रोह को दबाने जाता है। सरहिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत है इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी हत्या हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि रजिया है उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था और 1240 ईस्वी में जो रजिया सुल्तान है इसको भी मार दिया जाता है। रजिया की मृत्यु के बाद में शासक बनता है बराम शाह। बराम शाह का टाइम पीरियड था 1240 से 1242। बराम शाह के बाद में मसूद शाह शासक बनता है और इसका टाइम पीरियड था 1242 से 46। इसके बाद में बनता है 1246 से 65 के मध्य नासुरुद्दीन मोहम्मद, उसने सत्ता संभाली थी। और लेकिन जो नासुरुद्दीन मोहम्मद है इसके टाइम पर जो सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति है वो बलबन था। ये कुछ ज़्यादा इनका योगदान नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं बलबन का टाइम पीरियड। बलबन का टाइम पीरियड है वो 1265 से 1286 है। यहाँ पे मिस प्रिंट है, 1286 है बलबन का टाइम पीरियड। बलबन है वो जो इल्तुतमिश द्वारा गठन किया गया था। इल्तुतमिश द्वारा एक तुर्कान ने चहलगानी या फिर चालीसा दल है वो उसका गठन किया गया था और ये बलबन है इसी का एक दल से संबंधित था। 1265 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था और इसने मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग भी गठन किया था और सैन्य विभाग को कहा जाता था दीवान आरिज। तो पूछा जा सकता है कि दीवान आरिज क्या है, सैन्य विभाग से संबंधित है। बलबन ने अमीरों पर नियंत्रण करने के लिए कौन सी परंपरा स्टार्ट की थी? सिजदा और पाबोस की परंपरा स्टार्ट की थी, जिसमें क्या होता था कि जो सम्राट के सम्मुख को झुककर उसके पैरों को चूमना, यानी कि सिजदा और पाबोस में क्या होता था, सम्राट के सम्मुख कर झुककर उसके पैरों को चूमना, यानी कि सम्राट को एक सम्मान है ना व्यक्त करने किया जाता था। इस प्रकार ये परंपरा स्टार्ट की। साथ ही जो बलबन है इसे हम क्या माना जाता है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में से एक माना जाता है। इसकी एक नीति थी लोहे और रक्त की नीति। तो इसने अपने जो भी शत्रु थे उनके प्रति रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी, जिसमें क्या होता था कि जो पुरुष होता था उसको तो मार दिया जाता था और उसके जो बच्चे और स्त्रियां होती थे उनको गुलाम बना लिया जाता है। तो ये आरएस मेंस में पूछा जा सकता है कि या फिर अदर किसी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि रक्त और लोहे की नीति किसके द्वारा अपनाई गई, किस शासक द्वारा, और इससे आप क्या समझते हैं। 1286 में बलबन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और बलबन की मृत्यु के बाद में जो अमीर थे उनके दलों में जो अमीरों का जो दल था उसने वापस खूनी संघर्ष का रूप ले लिया था। बलबन की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी कौन बनता है, क्यूमर्स बनता है। लेकिन कालांतर में 1290 में क्यूमर्स की भी हत्या है वो किसके द्वारा कर दी जाती है, जलालुद्दीन खिलजी है उसके द्वारा क्यूमर्स की हत्या कर दी जाती है। और स्वयं को क्या बनाता है, सुल्तान घोषित करता है, एक नए वंश की नींव रखता है, खिलजी वंश की नींव।
बलबन का एक अन्य सिद्धांत भी फेमस है, वो है राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत के तहत माना जाता है, बलबन की मान्यता थी कि राजा है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है, वह ईश्वर द्वारा जो भी प्रदत्त गुण है उनसे युक्त है, जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो बलबन का राजत्व सिद्धांत है, उससे क्या तात्पर्य है? तो बलबन की इसमें यह मान्यता थी कि राजा क्या है, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, साधारण जनता से अलग उसका व्यक्तित्व होता है, और वह ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त गुण है उनसे युक्त होता है, और उसे शासन करने की शक्ति है, जो उसे क्या करते हैं, शासन करने की शक्ति है वो प्रदान करते हैं। बलबन ने तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था। बलबन है वो किससे परिचित था? तुर्क अमीर है उनके विद्रोह से परिचित था। इसी कारण उसने जो भी दरबार में क्या किया था, कठोर अनुशासन स्थापित किया था, कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों डाकू को दमन करना, राजपूत जो जमींदार थे के शासन के जो भी विरोधी विद्रोह है उनको भी कुचलने जैसे प्रमुख कार्य है वो इसने किए थे। इस प्रकार बलबन ने अपने साम्राज्य में नियंत्रण स्थापित किया था। गुलाम वंश है, गुलाम वंश में जो कश्मीर वाला एरिया को छोड़कर नॉर्थ जो उत्तर भारत है, जिसमें अपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये यूपी, बिहार का कुछ पार्ट, इस प्रकार का जो भाग है वो इस गुलाम वंश में शामिल था। गुलाम वंश के बाद में आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश में हम देखते हैं संस्थापक कौन है? जो जलालुद्दीन खिलजी है वो इसका संस्थापक माना जाता है। खिलजी वंश का टाइम पीरियड है 1290 से 1320 का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ये 70 ईयर का था, और इसकी हत्या वो किसके द्वारा कर दी जाती है? इसी का भतीजा दामाद होता है अलाउद्दीन, उसके द्वारा इलाहाबाद में इसकी हत्या कर दी जाती है 1296 में। और इसके बाद शासक कौन बनता है? अलाउद्दीन बनता है। अलाउद्दीन अपने 20 वर्षों के शासन में कुछ अपने सुधार कार्य किए थे, उसके कारण इसको जाना जाता है। उसने सिक्कों पर अपने उल्लेख है, अलाउद्दीन ने किस रूप में करवाया था? द्वितीय सिकंदर के रूप में अपना उल्लेख है वो करवाया था। तो द्वितीय सिकंदर के रूप में किसने सिक्कों पर अपना उल्लेख है वो करवाया है? अलाउद्दीन ने करवाया था। उसके शासन में कश्मीर और बंगाल शामिल नहीं थे। जो अलाउद्दीन का टाइम पीरियड था उसके टाइम पीरियड में जो कश्मीर और बंगाल वाला एरिया था वो शामिल नहीं था। गुजरात और बघेला राजपूत, कौन सा गुजरात और बघेला राजपूत राय करणदेव है, उसके खिलाफ इसने सैन्य अभियान किया था। अलाउद्दीन खिलजी, इसके द्वारा 1301 में रणथंभौर और 1303 में चित्तौड़ पर अटैक किया गया। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। रणथंभौर पर अटैक कब हुआ था? 1301 में। चित्तौड़ पर कब हुआ? 1303 में। गुजरात अभियान के समय इसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई थी, और साथ ही एक जो हिंदू धर्म से था पहले और धर्म चेंज करके वो बाद में मुस्लिम बन गया था, एक सेनानायक है, वो भी इसे मिला था, मलिक काफूर। मलिक काफूर के योगदान है वो इसकी दक्षिण भारत के विजय में काफ़ी दिख रहा है। मलिक काफूर, इस मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के में प्रवेश कर सका। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल, पांड्य राज्य पर अटैक किए थे। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर है वो रामेश्वर तक पहुंच गया था, यानी कि मलिक काफूर है वो अमीर खुसरो के अनुसार कहाँ तक पहुंच गया था? रामेश्वरम वाले एरिया तक पहुंच गया था। अलाउद्दीन के समय राजस्व का ढांचा वो पुनर्निर्मित हुआ। अलाउद्दीन के समय राजस्व का ढांचा कैसे हुआ? पुनर्निर्मित किया गया। विद्रोह पर नियंत्रण करने के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। कौन कौन से थे? कि अमीर वर्ग है उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, ताकि वो सशक्त नहीं होंगे, ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होंगे, तो जो शासक है उसके विरुद्ध जो भी गुटबाजी वगैरह है वो नहीं करेंगे। खालसा भूमि है उसको कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि की जाए, यानी कि जो गवर्नमेंट की इनकम में राजस्व है उसमें भी वृद्धि हो, इसलिए क्या किया जाए? खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाना चाहिए। दिल्ली है उसमें मद्य निषेध कर दिया जाए और गुप्तचर प्रणाली का गठन किया जाए। जो मदिरा पान वगैरह है उसे दिल्ली में बंद कर दिया जाए और गुप्तचर प्रणाली थी उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसका गठन किया जाए। अमीरों के परस्पर मेल मिलाप को रोक लगाना, यदि अमीर हैं वो परस्पर मिलेंगे नहीं तो उनमें गुटबाजी नहीं होगी। इस प्रकार इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जो अमीर वर्ग है या फिर जो भी विद्रोह है उन पर नियंत्रण करने के लिए इस प्रकार के कार्य किए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं एक उपाधि धारण की थी। कौन सी थी? उसकी उपाधि थी यस्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुनीन। ये इसने उपाधि है वो धारण की थी। अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो द्वारा खजाइन उल फतह, अमीर खुसरो की बुक कौन सी है? खजाइन उल फतह। उसमें कुछ विशेष उपाधियाँ हैं वो भी बताई गई कि विश्व का सुल्तान इसे कहा है, जनता का चरवाहा जैसी उपाधि हैं
उनका उल्लेख किया है। तो विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा, ये किसके लिए है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए है। और हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अमीर खुसरो की बुक खुजाइन उल फुतूह से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन ने पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति और प्रांतीय प्रशासन में भी कई प्रकार के सुधार किए थे। इसने सबसे महत्वपूर्ण इसके सुधारों में हम मानते हैं बाजार नियंत्रण का सुधार। बाजार नियंत्रण से संबंधित इसने कुछ विभागों का गठन किया है। तो इसके विभाग हैं, वो पूछे जाते हैं कि दीवाने रियासत है वो कौन सा विभाग है? तो व्यापार का नियंत्रक है, वो होता था दीवाने रियासत। सहना या फिर दंडाधिकारी कौन होता था? बाजार का दरोगा है, उसको कहा जाता था सहना। मुहतसिब, ये कौन होता था? ये साधारण जनता का रक्षक एवं नापतोल का निरीक्षक होता था। बरीद ए मुमालिक है, वो किसे कहा जाता था? जो गुप्तचर प्रणाली का जो अधिकारी होता था उसे कहा जाता था बरीद ए मुमालिक। आदि नए पद सर्जित कर इसने प्रशासन को ठीक किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। उसने एक अपनी विशाल सेना के रख रखाव हेतु आर्थिक सुधार किए थे। और ये पूछा जाता है कि अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का रीजन क्या था? कि उसने अपनी जो विशाल सेना थी उसके रख रखाव के लिए ये आर्थिक सुधार किए। मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी जैसी जो प्रवृत्ति थी उन पर भी इसने रोक लगाई थी। सराय दल स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का बाजार था। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है। सराय ए दल है, इसका संबंध किससे है? तो सराय ए अदल है, इसका संबंध है स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार। अलाउद्दीन एक पहला ऐसा शासक माना जाता है जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट किया था। इससे पहले क्या दिया जाता था? भूमि दी जाती थी। 1303 में अलाउद्दीन ने क्या किया? स्थापत्य कला में भी इसका योगदान है। तो 1303 में इस अलाउद्दीन ने अलाई किला और कोस ए सीरी बनवाया था। कोस ए सीरी जिसमें 7 द्वार थे। 1316 में ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद में इसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है वो शासक बनता है। लेकिन इसने अपने पिता के जो जितने भी कठोर आदेश थे, किसने? मुबारक खिलजी ने, वो रद्द कर दिए थे और स्वयं को खलीफा घोषित किया था। मुबारक खिलजी ने भी एक उपाधि धारण की थी। कौन सी थी? उल वासिक बिल्ला। उल वासिक बिल्ला ये किसकी उपाधि थी? मुबारक खिलजी की उपाधि थी। इसकी हत्या के बाद वे नासिरुद्दीन खुसरो शाह वो सुल्तान बनता है। मुबारक खिलजी उसकी हत्या के बाद में शासक कौन बनता है? नासिरुद्दीन खुसरो शाह वो सुल्तान बनता है, जो खिलजी वंश का क्या माना जाता है? अंतिम शासक है वो माना जाता है। इसके बाद में टाइम पीरियड खिलजी वंश का है, वो डायग्राम में दिखाया गया कि खिलजी वंश का शासन है वो कहाँ तक विस्तृत था। संपूर्ण उत्तर भारत है वो इसमें आता है। पाकिस्तान का भी कुछ पार्ट, अफगानिस्तान का पार्ट वो इसमें शामिल थे। लाहौर जो इम्पोर्टेंट है, जोधपुर वाला, मुल्तान वाला एरिया, पानीपत, दिल्ली, ये इस प्रकार के कुछ क्षेत्र है वो इसमें शामिल थे। नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे तुगलक वंश।